जय हिंद। प्राचीन भारत में आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। आज हम लोग जानेंगे क्यों गुप्त युग को पूरे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया है, और इसे अगर स्वर्णिम युग कहा गया है तो इसे स्वर्णिम युग कहना कहाँ तक सही है। आज हम जानेंगे गुप्त युग में कि गुप्त युग में समुद्रगुप्त कौन थे, जिन्हें 16 राज्यों के विजेता और भारत का नेपोलियन कहा गया, और चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा गया था। उनके समय किस प्रकार ज्ञान विज्ञान साहित्य का विकास हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3री शताब्दी के अंत में हुआ, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। प्रयाग कहाँ है? यूपी में। प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त। देखिए दोस्तों, जब आप मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे तो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी जो आए उसमें सबसे लास्ट में क्या पढ़े? कुषाण। तो कुषाण के ही सामंत थे गुप्त। ये श्री गुप्त जो थे वो कुषाण के ही सामंत थे, और सामंती प्रथा कौन शुरू किया था? सातवाहन। तो सातवाहन जो शुरू किया था सामंती प्रथा, वो बढ़ते बढ़ते कुषाण के समय जो सामंत बने श्री गुप्त। तो श्री गुप्त जो है इस वंश का स्थापना किए, गुप्त वंश का। लेकिन ये बहुत बड़ा संस्थापक नहीं हुए, वास्तविक संस्थापक नहीं हुए। श्री गुप्त जो है वो सिर्फ महाराज की उपाधि धारण किए थे। किस चीज़ का? महाराज का। महाराज का उपाधि धारण किए थे। लेकिन यदि आपसे पूछेगा कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ हुआ था गुप्त साम्राज्य का उदय। प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का श्री गुप्त। किसके सामंत थे बताइए? कुषाण के। श्री गुप्त जो है उसका उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच। तो यहाँ तो लिख ही दिया गया ना 3री शताब्दी के अंत में, यानी 240 से 280 ईस्वी में ये श्री गुप्त जो है रहे। उसके बाद घटोत्कच जो है 280 से 320 ईस्वी में। अब आए वास्तविक संस्थापक गुप्त का। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपको याद रखना है, संस्थापक श्री गुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। कब किए? 320 में। याद रखिएगा, 320, 420 नहीं, 320। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। दोस्तों देखिए, उस समय जो है ना बिहार में जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी, लिच्छवी जो है ना बहुत पावरफुल था, वहाँ इसका ससुराल था। तो ससुराल जब यहाँ बना लिया चंद्रगुप्त प्रथम, तो इसका जो है ना ऐसा समझ लिया इसका वैल्यू बढ़ गया। लिच्छवी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, वहाँ चंद्रगुप्त प्रथम का ससुराल कुमार देवी से शादी कर लिया। अब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ में कुमार देवी का नाम लेता था कि देख लीजिए मेरा ससुराल कहाँ है। तो इससे क्या हुआ, श्री गुप्त तो बेचारे महाराज का उपाधि लेकर के रह गए थे, लेकिन पावर बढ़ाना है तो वास्तविक जो पावर बढ़ाएं चंद्रगुप्त प्रथम। जिस प्रकार बिंबिसार जो है विवाह कर करके अपना पावर बढ़ाया था, तो इनका भी समझिए लके था, जो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए और महाराजा धीराज की उपाधि लिए, पावर बढ़ा। गुप्त संवत चलाएं 319 से 320 में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। एक गुप्त, ये सोचे कि गुप्त संवत। संवत क्या होता है? मतलब कि साल का स्टार्ट कहाँ से हो। संवत जैसे शक संवत 78 ईस्वी से। बताइए, ये 78 ईस्वी में बोल रहे हैं कि अब यहाँ से शुरू करो साल के। और ईस्वी जैसे ईसा मसीह है तो ईसा मसीह से शुरू हुआ है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में। जैसे विक्रम संवत है तो 58 ईस्वी पूर्व में, विक्रम संवत तो 58 ईस्वी पूर्व में, तो यहाँ से साल की शुरुआत की 58 ईस्वी पूर्व। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, एक काम करो, साल की शुरुआत जो है ना हम राजा बने हैं 320 में, तो 319-20 से शुरू कर दो गुप्त संवत। गुप्त जो है इसे भी इतिहास का स्वर्ण काल है, लेकिन ये सब कोई नहीं माना, उतना प्रचलन नहीं हुआ।
चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम तो चले गए वास्तविक संस्थापना करके, अब उनका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, ये गर्दा उड़ा दिया, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्र जैसा इसका अथी भी था, साहस भी था। इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों का पराजित किया। सोचिए, आर्यावर्त के 9 शासक यानी कि ऊपर ऊपर उत्तर भारत के, और दक्षिणावर्त के दक्षिण भारत के 12 शासक, इन्हीं विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। जब वहाँ यहाँ अंग्रेजवा सब आया तो देखा क्या रे, समुद्रगुप्त जब यहाँ के इतिहास का जब पता चला तो देखा कि समुद्रगुप्त तो बहुत सारा राजा के पराजित किया है, 9 गो उत्तर भारत में, 12 गो दक्षिण भारत में। तो कहा रे नेपोलियन भी तो इसी पूरा यूरोप में बवंडर किया था। ओहो, ये तो भारत के नेपोलियन है। इसने अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण किया। क्या क्या? अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है उनको कविराज भी कहा जाता है। ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। अगला है समुद्रगुप्त जो है ना विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। देखिए इसका ट्रिक है, समुद्र में कौन रहते हैं? विष्णु जी। विष्णु जी रहते हैं ना समुद्र में शेषनाग की सैया पर। समुद्र में विष्णु जी शेषनाग की सैया पर रहते हैं। तो समुद्रगुप्त किसका उपासक थे? विष्णु जी का। याद रखिए, पूरा गुप्ते संवत जो है लगभग विष्णु जी का ही, वैष्णव धर्म ही था। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था, संगीत का प्रेमी था। ऐसा अनुमान लगाया था कि उनका सिक्का पर जो उसे बीना वादन करते हुए दिखाया गया, समुद्रगुप्त जो सिक्का ढाला था उस पर बीना वादन करते हुए उसका जो है चित्र है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो संगीत का प्रेमी था। और सोचिए कविराज भी था। अब कवि जो है कैसा कविता लिखता है? संगीत की तरह कविता लिखते हैं। तो आजकल देखते हैं कविता भी वो गाना की तरह बन जाता है। तो संगीत प्रेमी याद रखिए, कविराज भी और संगीत प्रेमी भी। कैसे? तो सिक्का पर बीना बजाता हुआ चित्र मिला। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। अब हरि किनको कहा था? विष्णु को। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का क्या है? इलाहाबाद प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। यानी आप देखें कि श्रीगुप्त जो है संस्थापक हैं, उसके बाद जो है श्रीगुप्त तो चल गए स्थापना करके, घटोत्कच आया, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन बने? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आया उनका बेटा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद कौन आ रहा है? फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ये रखा, देखा क्या ऊपर दादे के नाम पर रख लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। बोला कि दादा के नाम पर द्वितीय कर लेते हैं, कहाँ से नया नाम खोजे, छोड़ो, दादे के नाम पर कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। याद रखिएगा, चीनी बौद्ध यात्री जो फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और आगे फिर देखिएगा जब हर्षवर्धन पढ़िएगा, हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग। हर्ष तो ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय कौन आया? ह्वेनसांग। तो याद रखिए, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया? शक पर, जो शक नहीं था जो विदेशी आक्रमणकारी था, तो शक का जो गुजरात जो है ना, गुजरात में इसका शाखा बहुत दिन तक टिका शक का। तो वही जो गुजरात से इसको भगाए, शक को भगा दिए और बोले कि शक चांदी का सिक्का चलाया था ना, हम भी चांदी का सिक्का चलाएंगे। तो शक को हराए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया। साव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, वो तो समुद्रगुप्त का था हरिसेन, इसका साथ साव। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। सोचिए, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। एगो अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिन्हें नवरत्न कहा था। सोचिए, अकबर बाद में नवरत्न लाया, उससे पहले तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न था। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे, यानी मेन अगर कहे तो बहुत सबसे फेमस महाकवि कालिदास। कालिदास के अतिरिक्त कौन कौन थे? धन्वंतरी
भगवान धन्वंतरी का भी दर्जा इनको कहते हैं। धन्वंतरी समझिए कि आयुर्वेदिक के जनक ही हैं। छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट करपर, बरामिहिर इंपॉर्टेंट है। धन्वंतरी, बरामिहिर। धन्वंतरी डॉक्टर और बरामिहिर वैज्ञानिक, समझिए खगोल विज्ञानी। बररुचि जैसे विद्वान थे। तो याद रखिएगा आपको कालिदास, धन्वंतरी और बरामिहिर, ये इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह अमर कोश लिखे थे, अमर सिंह। चलिए आगे देखते हैं। चंद्र द्वितीय का जो संधि विग्रह सचिव वीरसेन शैव मतालंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। चंद्र द्वितीय का जो संधि विग्रहिक सचिव था उसका नाम था वीरसेन। उस शैव धर्म मानता था, शिव जी का पूजा करता था, तो उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा बना दिया। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा शब्द का प्रकांड पंडित तथा कवि भी था। चंद्र द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त वन गोविंद गुप्त हुआ। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो आपका गुप्त युग है, गुप्त युग जो है उसे इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में कला का, ये जो कालिदास हैं इतना साहित्य लिखे, तो साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। कुमार संभव, मेघदूतम, है ना, बहुत सारा ये ग्रंथ लिखे। और देखिए वैज्ञानिक जो है इस काल में बरामिहिर, ये खगोल विज्ञान, इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ इसमें कि इस सब के कारण जो है ना पूरे गुप्त युग को इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद कौन आए? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त तो पता ही है, नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनाया था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी में। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। सुदर्शन झील कौन बनाया था बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने गुजरात में सुदर्शन झील बनाया। तो गुजरात में तो ये भी गुप्त को हराए थे कौन? विक्रमादित्य, चंद्र द्वितीय। तो उसके जो बाद में आए कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या किए? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, यानी मरम्मत करा करके फिर से अच्छा किए। उससे पहले जो है कौन किए थे? ये गिरनार अभिलेख वाले, क्या नाम था? रुद्रदामन जो वो भी किए थे सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक किए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तो बनाए सुदर्शन झील, उसके बाद पुनरुद्धार अशोक किए, उनका पोता। फिर अशोक के बाद जो है वो जो क्या नाम है गिरनार अभिलेख वाला, रुद्रदामन किए। अब यहाँ पे कौन कर रहे हैं? स्कंदगुप्त। तो ये सब जो है सुदर्शन झील जो गुजरात में है उसका पुनरुद्धार कराएं। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। तो पर्णदत्त को क्या किया? स्कंदगुप्त जो है सौराष्ट्र का गवर्नर बना दिए। तो जब ये झील का उद्धार किया तो उस समय क्या किए? गवर्नर कौन था? सौराष्ट्र। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूनों का आक्रमण शुरू हो गया। समझिए ना कि हून जो है ना एक तरह से घून का काम किया, ये गुप्त है। तो गुप्त जो है गुप्त को ना खोखला कर दिया, जैसे कोई गेहूं को खोखला कर देता है कौन? घून। तो ये हून जो है ना एक तरह से घून है, इसके बीच में गुप्त रूप से इसमें बीच में घुस जाता है और खोखला कर दिया। तो कहेगा कि गुप्त को कौन बर्बाद कर दिया? हून ने। जैसे गेहूं को बर्बाद कर देता है घून, तो स्कंदगुप्त के समय ही हून का आक्रमण शुरू हो गया और इतना आक्रमण हुआ ना कि गुप्त वंश को खत्म कर दिया, यही हून। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। समुद्र में विष्णु जी, सोचिए कि विष्णुगुप्त आइएगा अंतिम में। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। सबसे बड़ा क्या था? देश। अभी भी सबसे बड़ा क्या है? देश है। देश स्तर पर शासन हो रहा है, जिसके शासन को गोपना कहा जाता था। गुप्त के शासक को, देश के शासक को गोपना, गुप्त समय में देश का शासक को गोपना। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति, जिसके उपासक उपरिक कहलाते थे। ऊपर वाला उपरिक, भुक्ति। भुक्ति के नीचे क्या था? विषय नामक प्रशासनिक इकाई होते थे, जिसके विषय के तो विषयपति जिला के समान समझ लीजिए, यानी देश सबसे ऊपर। ठीक, उसके बाद गोपना हो गया, एक तरह से राज्य स्तर पर हो गया, जिला स्तर पर विषयपति। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी
दंड पासिक कहलाता था। क्या नाम था? दंड पासिक। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम। अच्छे थे ग्राम पर। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता? ग्रामीण। एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। क्या कहलाते हैं? महत्तर। आगे देखते हैं, ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता। पेठ। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंध अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख है। कुमार गुप्त के जो ताम्रपत्र था दामोदरपुर, उसमें भूमि कैसे बिक्री होगा उसका क्रियाकलाप का वर्णन है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 था। कितना था? 1/4 भाग से 1/6। कोई में 1/4 कोई में 1/6, यानी उसी के बीच में रहता था भू राजस्व। उस समय तो वही कर था, टैक्स था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। चलिए ये वाला याद रखिएगा। क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि योग भूमि। पूरा एरिया में कृषि कीजिए, क्षेत्र। वास्तु, देखिए अभी वास्तु दूसरा अर्थ हो जाता है, लेकिन इस समय वास्तु क्या था? बास करने वाली भूमि। वास्तु तो बास करने वाली भूमि। चरगाह नाम से स्पष्ट है, पशुओं के चारा जोग भूमि। सील ऐसी भूमि जो जोतने जो नहीं थी, सील कर दीजिए उसको। और अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली थी, अप्रहत, उसमें कोई नहीं जाओ। अप्रहत, अप्रहत कोई पहरा ना दो, जंगली भूमि। तो क्षेत्र हो गया कृषि। वास्तु बास करने वाला, जहाँ पे रहते थे लोग घर बना के। चारागाह में जानवर चरता था। सील में जोतने जोग था ही नहीं, सील कर दीजिए उसको, कोई पहरा न दे, जंगल है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, चलिए गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं। विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तिगवा में विष्णु जी, तिगवा। शिव मंदिर भुमरा में। नगौदा मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर, अब शिव जी आए तो पार्वती जी भी, नैना कुठार, हो मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। शिव मंदिर खोह में है, नागौद मध्य प्रदेश में। भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर कौन है? लक्ष्मण मंदिर जो है भीतरगांव, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंचाई के लिए क्या करते थे बताइए? रहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए रहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा था। क्या चीज? ज्येष्ठक, न जेठ। श्रेणी है तो श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सोचिए गुप्त युग से उज्जैन जो है सबसे, यूपी में जो उज्जैन है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, उज्जैन छिपा नदी किनारे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। बोले थे स्वर्ण मुद्रा सबसे अधिक कौन? गुप्त राजाओं ने। स्वर्ण मुद्रा की कहानी तो जानबे करते हैं। सबसे पहले शुरू किसने किया था स्वर्ण मुद्रा को? सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा कौन डाला था? हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी ने, ठीक है। उसके बाद शुद्ध सोना के सिक्का कुषाण ने। शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण ने, सर्वाधिक गुप्त ने, ठीक है। शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण, सर्वाधिक गुप्त। तो सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने ढाला? गुप्त ने। और इसके मुद्राओं को क्या कहते हैं? दिनार। याद रखिएगा, गुप्त के समय जो स्वर्ण मुद्राओं क्या कहते हैं? दिनार। आगे, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन उष्णम स्मृति में मिलता है। किस स्मृति में? उष्णम स्मृति में। बिंद जंगल, सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। बिंद यानी बीच में जो बिंद पर्वत है उसी के आसपास में बिंद जंगल, उसमें वो सवर जाति के लोग रहते थे। वो देवताओं को क्या करते थे? मनुष्य का मांस, मनुष्य के बल देता था। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख। देखिए अब बताइए, आप तो कह रहे हैं कि गुप्त युग जो है, गुप्त युग इतिहास का स्वर्ण काल है। जब आप मेंस की तैयारी कीजिएगा, पीटी मेंस यानी मेंस का तैयारी जब कीजिएगा यूपीएससी बीपीएससी का, तो उसमें खंडन होता है कि गुप्त वंश जो है स्वर्ण काल है। तो कहाँ तक ये कहना सही है? तो उसमें कुछ कमी भी दिखती है कि गुप्त काल में ही सबसे पहले सती होने का जो है प्रमाण मिला,
जिसमें भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। और याद कैसे करेंगे, एरन अभिलेख सती, तो सती से याद रखिए किसी से है, मतलब सती यानी स्त्री से, तो स्त्री किसको बोलते हैं, आयरन को बोलते हैं ना, जो आयरन देते हैं हम लोग कपड़ा पर, आयरन, तो आयरन से याद रखिए एरन अभिलेख। सती यानी स्त्री याद रखिए, तो स्त्री किस पर देते हैं, स्त्री को क्या बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, आयरन करना, तो आयरन से याद रखिए एरन अभिलेख, सती होने का पहला प्रमाण एरन अभिलेख में। तो एगो तो सती प्रथा देख लीजिए, आपको वेश्यावृत्ति मिलेगा, वेश्यावृत्ति तो खैर शुरू से चल रहा है, आपको मिलेगा इसमें पर्दा प्रथा, बहुत सारा चीज़ जो है ना इस युग का मतलब कमी था, जिससे कुछ लोग कहते हैं कि इसको स्वर्णकाल, अगर इसको कह रहे हैं तो इस पर एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए, ये स्वर्णकाल सही में इसको कहा जाना ठीक है कि नहीं। अब इसमें बताया सती प्रथा का वर्णन मिल गया, आपको पर्दा प्रथा मिलेगा कालिदास की रचना में। अब कुंठन शब्द आया था, एक शब्द आया था अब कुंठन, अब कुंठन का मतलब होता है पर्दा। तो और वेश्यावृत्ति था, और भी बहुत सारा जो था, देख लेते हैं क्या क्या था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा था, गणिका। वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा था, कुटनी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, देखिए वैष्णव धर्म बोले थे ना, कैसे देखिए समुद्र में कौन रहते, विष्णु जी, अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त, समुद्र में रहते हैं विष्णु जी, वैष्णव धर्म याद रखिए। उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन कौन है, गरुड़, तो विष्णु का वाहन गरुड़ है, तो राज चिन्ह क्या हो जाएगा, गरुड़। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ के दशावतार मंदिर, बताए थे ना, देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो है वैष्णव धर्म के विष्णु जी का मंदिर हो गया। यह किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में कितना है, 6 विशेष है। इस गुफा में 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। 16वां 17वां गुफा क्या है, गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। किस चीज़ का चित्र है 16 में, एक राजकुमारी है जो कि मृत्यु प्राप्त हो चुकी है, उसका चित्र बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र जो है उसको चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण यानी जब घर त्याग किए थे, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के प्राप्त हुए थे जब, की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धत है। यानी कि 17 में क्या है, 17 में सत पर रहते थे बुद्ध भगवान, तो 17 में बुद्ध के जन्म, जीवन और घर छोड़े फिर मरे, सब का चित्र उद्धत है। और 16 में क्या है, राजकुमारी का चित्र है। अजंता के गुफाओं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित, यानी महायान शाखा ही ना मूर्ति उर्ति बना था। हीनयान एक था, हीनयान एक था महायान। तो हीनयान में तो उनका गुरु मानते थे ना, बुद्ध के शिक्षा को पालन करते थे, आदर्श पर। और महायान में क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। महायान में बुद्ध को मूर्ति बना दिए, बुद्ध के मूर्ति को बना कर पूजा करने लगे, तो मूर्ति चित्र सब किस में आएगा, महायान में। तो बहुत सारा चित्र था गुफा संख्या 17 में। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी, बाघ गुफा। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, पंचतंत्र को लिखा विष्णु शर्मा, संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र जो लिखे, पंचतंत्र में समझिए ना कि एक तरह से बाइबिल टाइप के हो गया। पंचतंत्र जो है बहुत अच्छा कहानी लिखता था, इसमें जो कौआ वाला जो है कहानी, उसी टाइप की वो कहानी था उसमें पंचतंत्र में। नहीं कहते कि डाल पर कौआ आया, नीचे लोमड़ी आया, उसी टाइप का वो कहानी मिलता है पंचतंत्र में। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है, तो पंचतंत्र को बाइबिल के बाद दूसरा स्थान है। इसे 5 भाग में बांटा गया, नाम है पंचतंत्र। तो 5 भागों में बांटा गया, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध परनाश, लब्ध परनाश, अपरीक्षा कारिव। चलिए अब देखिए मस्त, यही कारण था कि ये गुप्त काल को स्वर्ण बनाया गया। आर्यभट्ट आ गए हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, विक्रमादित्य के समय में आर्यभट्टियम पुस्तक लिखे, सूर्य सिद्धांत दिए। उन्हें सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, कैसे जो है छाया पृथ्वी के बीच में आने से पृथ्वी के बीच में आने से चंद्र ग्रहण हो जाता है, चंद्रमा के बीच आने से सूर्य ग्रहण होता है, ये सब वास्तविक कारण बताएं। आर्यभट्ट का पहला ऐसा नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, बताइए। तो यही सब इतना साइंटिफिक जो उस समय जो इतना बड़ा बात बता दिए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, तो इसीलिए स्वर्ण काल कहा गया है।
तो महान साइंटिस्ट तो आर्यभट्ट को देख लिए, अब एक और देख लीजिए ब्राह्महीर को। ब्राह्महीर की पुस्तक बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है। पंच सिद्धांत बृहज्जाक लघु जातक की रचना भी है। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक है ब्रह्मगुप्त, इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। सोच रहे हैं ब्राह्महीर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टियम सिद्धांत दिया। सोचिए नहीं ब्रह्मगुप्त क्या किए हैं, देखिए ना, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, न्यूटन से कितना 100 साल पहले जो है सब काम कर दिए। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी। सोचिए, प्रकृति के एक नियम के अनुसार सही वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बताइए, गुरुत्वाकर्षण कई 100 साल बाद जो है न्यूटन दिया, तब तक ब्रह्मगुप्त जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दिए थे, तो पूर्व कल्पना कर दिए। गुप्त काल में पलकान्व ने पशु चिकित्सा पर हास्यार्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र एवं उपचार विधि की गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुआ है। जो पुराण का जो वर्तमान रचना देख रहे हो गुप्त काल में हुआ है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा थी। यह ठीक याद रखिएगा, गुप्त के संस्कृत भाषा था। संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख रुद्रदामन वाला सबसे बड़ा अभिलेख लिखा था, और गुप्त के भाषा क्या थे? संस्कृत। सोचे ना कि इतिहास का स्वर्ण काल है, तो स्वर्ण काल में भारत के देव भाषा संस्कृत। भगवान विष्णु धर्म था, तो विष्णु भगवान के मानते थे। विष्णुगुप्त भी समुद्रगुप्त को विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे, समुद्र में रहते थे, तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। तो ये सब याद रखिए। आगे चलते, गुप्त काल में सोना के सिक्का को क्या कहते हैं? दिनार। चांदी के सिक्का को रुपयक। चांदी रुपयका, सोना में दिनार, चांदी में रुपयका। अगला देखते हैं, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुआ था। स्मृति भी रचना किया गया था गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। अगर मूर्ति तो कुषाण काल में शुरू हो गया था, कनिष्क के समय। मूर्ति जो है भगवान बुद्ध का बन गया सबसे पहले, तो कुषाण काल में मूर्ति तो बन गया था। आपको ऐतिहासिक यानी कि क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति मिल जाएगा पशुपतिनाथ का, नर्तकी की मूर्ति। तो मेन रूप से मूर्ति जो है बना कुषाण काल में भी। लेकिन मंदिर बनाने की कला, मंदिर के अंदर मूर्ति रहेगा, मंदिर बनेगा तब ना, तो मंदिर बनाने की कला जो है गुप्त काल में शुरू हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा भी गुप्त काल में शुरू हुआ। गुप्त काल के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। अब बताइए, ये वो नया फैशन हो गया कि ब्राह्मण को जो है गांव जो है ना दे दीजिए, ब्राह्मण को मैंने दक्षिणा न दे करके गांव दे दीजिए अनुदान में, वो अपना टैक्स वहाँ से लेते रहेंगे। वैसे ही बढ़ते गया। यही सब तो इन लोग का पतन का कारण था। ऐसे तो हुन ही मेन था गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण, लेकिन एगो देखिए कि ग्राम अनुदान दे रहे हैं, धीरे धीरे पावरफुल होंगे, राजा का वैल्यू कमेगा। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी। शूद्रक कौन लिखे हैं? मृच्छकटिकम। शूद्रक क्या लिखे? मृच्छकटिकम यानी माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। मृच्छकटिकम में क्या है? निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट बनाया था, ये नाटक है। मृच्छकटिकम क्या है? मिट्टी का खिलौना, माटी की खिलौना गाड़ी। चलिए, कालिदास क्या लिखे? कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, समझ रहे हैं, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, अभिज्ञान शकुंतलम। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम का रचना का जो है ना अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ यूरोपीय भाषा में। जब अंग्रेजवा से आया तो देखा कि चलो भाई देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन करके कि आखिरकार कैसा कहानी लिखता है लोग। ऐसी रचना है भगवत गीता। दूसरी रचना क्या है? भगवत गीता। तो प्रथम अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा भगवत गीता, जिसको ट्रांसलेशन किया गया यूरोपीय भाषा में। संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। तो
बता ही दिए कि स्वर्ण युग किसको कहा गया, गुप्त काल को, भारतीय इतिहास का। आइए दोस्तों, आगे जो है बकाटक वंश पढ़ना, इसको भी इसी के साथ पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं गुप्त वंश से रिलेटेड है। गुप्त वंश से बकाटक वंश का रिलेशन चला था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उनका जो है रिलेशन, उनकी बेटी का रिलेशन जो है बकाटक वंश से हुआ था। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए इतिहास में जो है पहली शासिका कौन थी, भारतीय इतिहास में पहली शासिका जो है कौन थी, तो कोई भी लोग अगर जिसको याद नहीं होगा बोलेंगे रजिया सुल्तान। पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान बोल देंगे। लेकिन रजिया सुल्तान तो मध्यकाल में आई थी। उनसे पहले भी प्राचीन भारत में भी एक जो है शासिका बनी, प्रभावती गुप्त। पता है? प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, प्रभावती गुप्त, याद रखिएगा। ये जो है प्रथम महिला शासिका बनी। और इसका जो शादी हुआ था प्रभावती गुप्त का, किससे हुआ था? बकाटक वंश के राजा से, जिसका बाद में मृत्यु हो गया। और ये जो प्रभावती गुप्त जो है महिला होकर के शासन संभाली थी। तो इसीलिए बकाटक वंश साथ में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतिहास के पहली महिला शासिका प्रभावती गुप्त, न कि रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बाद में आई है मध्यकाल में। चलिए, बकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग में बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? बिंद शक्ति। इसके पूर्वज जो है सातवाहनों के अधीन बरार यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे। सातवाहन जो है ना, चलाया था क्या चीज़? सामंती प्रथा। तो इसके पूर्वज सातवाहन के अधीन जो है स्थानीय शासक थे। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र जो है प्रवर सेन, बिंद शक्ति के बाद प्रवर सेन शासक हुआ। बकाटक वंश का वह ऐसा अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, सम्राट की उपाधि। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन? प्रवर सेन। प्रवर सेन कै गो अश्वमेध यज्ञ किया? 4 गो। प्रवर तो 4, प्रवर से 4 याद रखिए, 4 अश्वमेध यज्ञ। प्रवर सेन के पश्चात आया बकाटक वंश में 2 शाखाओं में विभक्त हो गया बकाटक वंश, प्रधान शाखा तथा बासीय शाखा। दोनों शाखाएं समांतर रूप में शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख जो थे राजा रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्त, गुप्ता का संरक्षण काल, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय। चलिए, अब इम्पोर्टेंट है, आखिरकार किस प्रकार गुप्त वंश से रिलेटेड है बकाटक वंश। बकाटक वंश से गुप्त वंश का समधियाना कैसे चलता था देखते हैं। गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अपन जो पुत्री थी इनकी प्रभावती गुप्त, गुप्त कहिए चाहे गुप्ता कहिए, प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा था, उनकी पुत्री का विवाह किससे हुआ? बकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से। दोनों में द्वितीय लगा हुआ है, टेंशन नहीं है। प्रभावती गुप्त ही है जो कि भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका। बकाटक का राज्य गुप्त एवं शक राज्य के बीच था। कहाँ था? गुप्त एवं शक राज्य के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए शक और किसके बीच था? बकाटक राज्य गुप्त और शक के बीच में था। उधर शक, इधर गुप्त, और बीच में था बकाटक। तो राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। बेटी का विवाह किया था बकाटक वंश से। विवाह के कुछ समय बाद क्या हुआ? रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। विवाह के कुछ समय बाद जो है प्रभावती गुप्त के पति रुद्रसेन द्वितीय का मृत्यु हो गया। चूंकि उनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन, दामोदर सेन अवयस्क थे, मतलब 18 साल से कम थे। मतलब उस समय जो भी वयस्कता के जो भी उम्र था, मतलब बच्चा थे वो। तब भाई शासन कौन करेगा? पति का मृत्यु हो गया, रुद्रसेन मर गए, रुद्रसेन द्वितीय। तब जो देखिए क्या हुआ, उनके दोनों पुत्र अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्त ने शासन संभाला। सोचिए, पहली महिला शासिका। यह काल बकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। बकाटक गुप्त संबंध का, यानी बकाटक और गुप्त के बीच के संबंध का। अब जैसे ही प्रभावती गुप्त तो शासन संभाल ली, तो लेकिन सपोर्ट कौन किए? गुप्त वंश। उधर से बोले चंद्रगुप्त द्वितीय की तुम टेंशन मत लो बेटी। चंद्रगुप्त द्वितीय बोले कि बेटी तुम टेंशन मत लो, गुप्त हम लोग यहाँ है ना, हम लोग कोई तरह का परेशानी होगा हमें बताना, ठीक है।
तो इधर जो है प्रभावती गुप्त जो है शासन संभाले, उसके बाद जो है चंद्र द्वितीय के बाद कुमार गुप्त, इसे सब सपोर्ट किया होगा। तो प्रभावती गुप्त जो अच्छे से शासन संभाल ली। प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन यानी जो छोटका बेटा था वही बन गया राजा, प्रवर सेन द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठा। तो याद रखिएगा प्रभावती गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभावती गुप्त। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी सेन द्वितीय बकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका जो राज्य था वसीम शाखा के हरिसिंह के हाथों चला गया। अब चलिए वसीम शाखा के जो बकाटक थे उसको देख लेते हैं। मेन इसमें प्रभावती गुप्त वाला इंपॉर्टेंट है। बकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवर सेन के छोटे बेटे क्या नाम था, सर्वसेन ने किया था। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित है, इसलिए नाम रख दिया वसीम शाखा। वसीम शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन थे? सर्वसेन तो जानी रहे, बिंद शक्ति द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, हरिसेन। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। हरिसेन यह बकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। हरिसेन बकाटक वंश के राजा प्रवर सेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। याद रखेगा प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना की थी। सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य लिखा। हरिविजय लिखा था कौन? सर्वसेन ने। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास बकाटक नरेश के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों के मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास जो है ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय के राजसभा में निवास किया। वहाँ उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। अच्छा, कालिदास का रचना है मेघदूत, तो सेतुबंध का संशोधन करके विदर्भी शैली में मेघदूत लिखे। मेघदूतम जो है ना एक बड़ा अच्छा है, मेघ को दूत बना करके वो जो है बिछड़ गए थे पत्नी से, तो जो है मेघ को दूत करके बादल को बोले कि मेरा तुम दूत बनो और मेरा जो है सूचना पहुंचाओ पत्नी तक। बकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के अनन्य उपासक थे। शिव विष्णु के भी थे लेकिन ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, शिव और विष्णु के अनन्य उपासक थे। बकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिरों का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां और 17वां गुफा बिहार और 19वें गुफा गुहा चैत्य। देखिए अजंता के 16वां 17वां गुहा बिहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण बकाटक के शासनकाल में हुआ। यानी कि अजंता के अगर 16वां 17वां देखा जाए गुहा बिहार और 19वां गुहा, उसका निर्माण कौन कराया? बकाटक के शासनकाल में हुआ था। इसके आगे गुप्त युग खत्म हो गया, अब आ गया गुप्तोत्तर युग। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।